नमस्कार, स्वागत है, सुप्रभात आपका। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत बढ़िया। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के आज की कक्षा को। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा का पहला सवाल यानी पहला क्वेश्चन आपके सामने कि मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को किससे जोड़ता है? म्यांमार, पाकिस्तान, भारत या नेपाल, ये चार ऑप्शन है आपके सामने। इनमें से कोई एक। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, बात करें मैत्री राजमार्ग की, तो मैत्री राजमार्ग को चीन नेपाल राजमार्ग के रूप में जाना जाता है। यानी चीन नेपाल राजमार्ग के रूप में अगर हम इसे जानते हैं, वाजिब सी बात है, सही आंसर क्या होगा हमारा? नेपाल। यानी मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को नेपाल से जोड़ता है। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थियों, बात करें इस मैत्री राजमार्ग की, तो यह मैत्री राजमार्ग तिब्बत की राजधानी ल्हासा को झांगमू और कोडरी के बीच चीन और नेपाली सीमा से आपस में जोड़ता है। जिस राजमार्ग की इस राजमार्ग की अगर हम बात करें, तो प्यारे विद्यार्थियों, चीन और नेपाल राजमार्ग की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है, जो कि तिब्बत की राजधानी ल्हासा को, ठीक है, तिब्बत की राजधानी ल्हासा को झांगमू और कोडरी के बीच आपस में जोड़ता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलें तो निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन सुनिएगा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हरियाणा। और दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सामने हमारे इस व्हाइट बोर्ड पे यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, वो सभी आपके एसएससी ओरिएंटेड यानी एसएससी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका था सीजीएल पर, और दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे सीपीयू 2019 में कि भारत का सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में मध्य प्रदेश दालों का सबसे बड़ा एक उत्पादक राज्य माना गया है, जो देश में कुल दलहन का कम से कम 25% हिस्सेदार है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जो है तो दाल उत्पादक राज्य भारत का, जो कि 25% जो है तो दालों का उत्पादन करता है। साथ ही साथ इसी क्रम में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश, जो कि दालों के कुल 18% का मतलब एक योगदान देता है, मतलब दालों का 18% उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश के बाद अगला नंबर आता है महाराष्ट्र का, जो कि 14% दालों का उत्पादन करता है। राजस्थान 11% दालों का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश आपके 9% दाल का उत्पादन करने वाला छोटा राज्य है। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा जो दाल उत्पादक राज्य है वो कौन सा हुआ आपका? मध्य प्रदेश। हमेशा याद रखें, 25% उत्पादन करता है कुल भारत के दाल उत्पादन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। एसएससी CHSL 2021 यानी 10+2 में पूछा गया इसको, CHCl3 का नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म, सोडियम क्लोराइड, एथिल क्लोराइड या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, आप मुझे पता है कि आप सभी को आता भी होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, CHCl3 यानी बात करें तो ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, यह ट्राइक्लोरोमेथेन है, जो कि एक हम बात करें इसकी प्रकृति की, तो देखिए ये एक वाष्पशील और रंगहीन, ठीक है, एक तरल व्युत्पन्न है। ठीक है, जिसमें कि आप जैसे देखेंगे तो इसमें एक ईथर जैसी एक स्मेल आती है, ईथर जैसी एक गंध आती है। ठीक है, और CHCl3 जो है, माफ़ करिएगा, और ये आपका क्या कहलाता है? क्लोरोफॉर्म कहलाता है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म यानी ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, बात करें क्लोरोफॉर्म के उपयोग की, तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग आपके विलायक के रूप में होता है। साथ ही साथ इसमें अन्य रसायनों को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हुआ? चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का अगला क्वेश्चन है, बुल फाइटिंग निम्नलिखित में से किस देश का लोकप्रिय खेल है? ये पूछा गया एसएससी MTS 2017 में। बुल फाइटिंग किस देश का एक फेमस यानी एक लोकप्रिय एक खेल है? स्पेन, कनाडा, स्कॉटलैंड या फिर आपका जापान? तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपके लिए ये भी हो सकता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो बुल फाइटिंग है वो बुल फाइटिंग आपके स्पेन देश का एक लोकप्रिय खेल है, जहां इसे एक सांस्कृतिक खेल के रूप में इसको मान्यता मिली है। यह मूल रूप से देखा जाए तो एक शारीरिक खेल भी है, जिसमें जानवरों और मनुष्यों द्वारा एक दिशा निर्देशों के तहत एक बैल को मारने या उस बैल को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जाती है उसमें। ठीक है, तो बुल फाइटिंग जो है आपका किस देश का प्रसिद्ध एक लोकप्रिय खेल है? वो है आपके स्पेन देश का। क्लियर हुआ?
अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो निम्नलिखित में से किस देश में सार्क का मुख्यालय स्थित है? एसएससी जेई 2020 में इसको पूछा गया, निम्न में से किस देश में सार्क का मुख्यालय स्थित है? आपने पढ़ा होगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है एक सार्क एक जो समूह कहलाता है, जिसमें आपने देखा होगा कि 7 कुल मिला के इस 6 राज्यों में 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश हैं। इन सदस्य देशों की बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों, इस सदस्य देशों में आपके बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका यानी कुल 7 देश हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय आपके नेपाल के काठमांडू में स्थित है। सही उत्तर क्या होगा फिर आपका? नेपाल। ठीक है, यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नेपाल यानी काठमांडू में है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ठीक है, यानी क्षेत्रीय जो एशियाई जो संगठन है आपका सार्क, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ये सभी क्वेश्चंस आप जो देख पा रहे हैं ये सभी एसएससी पर बेस्ड है। अगले नंबर पे चलें तो देखिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है, जो कि एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था। इसको ये कह रहा है कि 4वीं से 9वीं सदी के बीच कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी? यानी 4वीं से 9वीं सदी के बीच में जो एक कांचीपुरम है, कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी हुआ करती थी? ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। पांड राज्य, चेर राज्य, पल्लव राज्य या फिर चोल राज्य। इन चारों में से किसी एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी कांचीपुरम हुआ करती थी। तो प्यारे अभ्यर्थियों, अगर आपने आधुनिक इतिहास को पढ़ा है और उसमें संगम कालीन इतिहास को ध्यान से अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा पल्लव राजवंशों की, जो पल्लव राजवंश था तो पल्लव शासकों की राजधानी कांचीपुरम हुआ करती थी, जिसके प्रतापी शासक महेंद्र देव वर्मन प्रथम हुआ करते थे। इन्होंने 4वीं सदी से लेकर के 9वीं सदी तक यानी कुल मिलाकर के 500 वर्षों तक शासन किया आपके दक्षिण भारत के इतिहास में। क्लियर हुआ? आगे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने जेट इंजन का आविष्कार किया? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? फ्रैंक व्हिटल, निकोलस ओट्टो, सैमुअल ब्राउन या फिर कार्ल बेंज? एसएससी स्टेनो 2021 में पूछा गया आपसे, स्टेनोग्राफर एग्जाम्स 2021 में आपसे पूछा गया था इसको। जेट इंजन के आविष्कारक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो प्यारे अभ्यर्थियों हमेशा याद रहे फ्रैंक व्हिटल, हमेशा याद रखिएगा फ्रैंक व्हिटल थे जिन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें फ्रैंक व्हिटल की तो देखिए ये एक ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के एक ऑफिसर भी थे, जिन्होंने अपने मतलब कि सर्विस टाइमिंग पे ही क्या किया कि रॉयल इंडियन कॉलेज में एक रोबोट जेट, ठीक है, जिसको एक रोबोजेट कहते हैं, रोबोट जेट इंजन के विचार को अपने सामने रखा था। ठीक है, फ्रैंक व्हिटल एक आपके ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के एक ऑफिसर भी थे। बाद में उन्होंने जेट इंजन का आविष्कार भी उन्होंने ही किया। ठीक है, अगले नंबर पे चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इंटरनेट पर भेजे गए अवांछित और अनचाहे संदेश क्या कहलाते हैं? यानी आपने देखा होगा प्यारे अभ्यर्थियों, आपके फ़ोन में जो एक बल्क के टाइप में एसएमएस मिलते हैं आपको, वो कोई किसी विशेष प्रकार का कोई नोटिस भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इंटरनेट पर भेजे गए अवांछित और अनचाहे संदेश क्या कहलाते हैं? मालवेयर कहलाते हैं, फिशिंग कहलाते हैं, स्पैम कहलाते हैं या फिर हैकिंग कहलाते हैं? तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें इस सही उत्तर की तो सही उत्तर होता है आपका स्पैम। ठीक है, यानी कि स्पैमिंग के तहत जो आपके फ़ोन में और आपके जो है तो मोबाइल डिवाइसेस में आपने देखा होगा बहुत सारे मैसेज आते हैं, एसएमएस आते हैं। स्पैम की बात करें तो देखिए स्पैम का तात्पर्य होता है कि बड़ी संख्याओं में जो प्राप्तकर्ता होते हैं, जो रिसीवर होते हैं, उनके डिवाइस में एक संदेश भेजा जाता है। अब ये जो संदेश होता है तो ये संदेश आपके विज्ञापन से संबंधित हो सकता है, घोटालों से संबंधित होता है या फिर आपके फ्रॉड लिंक से संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो इनको रोकने के लिए अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन या किसी डिवाइस में स्पैम फिल्टर या फिर एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसे अवांछित और अनचाहे संदेशों को रोकने के लिए। क्लियर हुआ? तो सही उत्तर क्या हुआ हमारा? स्पैम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे करंट अफेयर्स में देखिए आया है कि सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता? सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता? ऑप्शन आपके सामने पंकज अडवाणी, कमल चावला, अभय कपूर या फिर श्रेयांश सिन्हा। प्यारे अभ्यर्थियों सीसीआई स्नूकर क्लासिक 2024 का टाइटल अवार्ड अभी हाल ही में जिसने जीता है वो सही उत्तर है आपका पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी ने अभी हाल ही में सीसीआई स्नूकर क्लासिक टाइटल का अवार्ड अभी हाल ही में जीता, जिन्होंने मतलब कि मुंबई में सीसीआई स्नूकर क्लासिक लीग के दौरान कमल चावला को 8-3 से, ठीक है, कमल चावला को 8-3 से पराजित किया यानी हराया। क्लियर हुआ? अगले नंबर पे चलें। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हाल ही में कब मनाया गया? 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल?
तो प्यारे अभ्यर्थियों, हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस आपका जो है तो अभी हाल ही में 4 अप्रैल को मनाया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस को मनाया गया। ये दिवस आपके खदान, आपके लैंडमाइंस या मानवता के खतरों को देखते हुए उनके लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस की, तो ये सबसे पहली बार 2006 में मनाया गया था, यानी 2006 से हम कह सकते हैं इसकी शुरुआत हुई। तो प्यारे अभ्यर्थियों, आपका सही उत्तर क्या होगा फिर? 4 अप्रैल। ठीक है, चलिए, ये तो था आज के कुछ का हमारा पूरा एक प्रोग्राम जो आपके लिए लेके आए थे। स्पेशल एसएससी पर बेस्ड था, एसएससी पर आधारित था। अन्य किसी भी चीज़ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं। और एक बार मैं फिर से आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ये सभी जो क्वेश्चन होते हैं हमारे इस कार्यक्रम के तहत, हमारे कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान विभिन्न प्रतियोगी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान पूछे गए होते हैं, जो आपके सामने हम डेली सुबह 11 बजे लेकर आते हैं। अन्य किसी सुझाव या सलाह के लिए आप हमें इसी कार्यक्रम में जो नीचे आपका जो कमेंट ऑप्शन है, तो कमेंट सेशन पे आप हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी चलते मिलते हैं आपसे कल इसी वक्त, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।